मैं उनसे हमेशा डरता रहा। एक तो पुलिस वाले थे और ऊपर से पापा। लेकिन उस दिन जब उन्होंने बुला के मेरे दोस्तों को बियर पिलाई ना, मुझे रियलाइज हुआ यार, मैं कहा ये तो अपने पे गया है। तो मुझे रियलाइज हुआ यार, हमारे यहाँ बाप बेटे के बीच रिस्पेक्ट इतनी होती है, इतना डर भी होता है शायद, कि उसमें कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। वरना विदेशों में आप जाके देखो, लड़के खुद मिलाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से बाप, हे डैड मीट माय गर्लफ्रेंड नतालिया या। और 2 ड्रिंक के बाद वो बाप भी डांस कर रहा था ये। तो वो फ्रेंडली, अंग्रेज लोग फ्रेंडली होते हैं। हमारे यहां अगर कोई लड़का स्कूटर पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है, बाप को आता देख ले, वो स्कूटर चलता हुआ गर्लफ्रेंड को बैठे बैठे छोड़ देता है। वो उसको पता मार पड़ेगी घर जाके। उस दिन वो पहली रात थी जब मैंने मेरे फादर के साथ बैठ के ड्रिंक किया, पहली और शायद आखिरी बार, क्योंकि उसके बाद मेरे फादर को कैंसर का प्रॉब्लम आ गया, वो चल बसे। अच्छा, मैं उस समय होऊंगा 21 साल का, और मुझे समझना है, मैंने कहा यार अभी तो इस आदमी में मुझे एक पुलिस वाले के साथ साथ, बाप के साथ साथ पहली बार मुझे दोस्त नजर आया, और वो चला गया। तो लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं कि आगे चल के मैं अपने फादर के लिए ये करूंगा, लेकिन कभी कभी आपको मौका नहीं मिलता। तो जब होते हैं तो दिल खोल के प्यार करो, उनकी सेवा करो। ये मैंने मेरी लाइफ से सीखा है। ऐसा होता है, आपने कभी रियलाइज किया होगा, कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि जब कोई बड़ी फैमिली से कोई आदमी हॉस्पिटल में होता है ना अपने लास्ट टाइम पे, तो वो बड़े राज खोल के जाता है। अपने बच्चों को बुलाएगा, बेटे आई हैव अ फार्म हाउस देयर, मैंने आपको बताया नहीं था, मेरा एक उस अकाउंट में भी उसमें 3 करोड़ निकाल लेना, एक मैंने शेयर खरीदे हुए हैं। अमीर लोगों की बातें होती, हमारे जैसे लोग हॉस्पिटल में होते हैं ना, जाते जाते और काम दे जाते हैं। सॉरी बट मैं जैसे बोलने में थोड़ा फिल्मी लगता है। मेरे फादर बोल के गए, कहते यार तेरी बहन की शादी रह गई, अपना घर भी नहीं बनाया, हम पुलिस क्वार्टर में रहते थे। तो मुझे भी समझ नहीं आया, मैं 20 साल का था, मैंने कहा यार पापा हो जाएगा सब ठीक, कोई बात नहीं, अब ठीक होके आ जाओ। लेकिन मुझे नहीं, शायद मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो उनको पता चल चुका कि अब जाने का टाइम आ गया। सो खैर, घर बनाने की बात, बहन की शादी की बात, ये तो पापा कह गए, लेकिन घर किसके साथ बसाना है ये मेरे को मालूम था। वो थी गिन्नी, मेरी वाइफ। गिन्नी से मेरी मुलाकात हुई थी कॉलेज में। अच्छा, ये कॉलेज आती थी 20 लाख की गाड़ी में, और मैंने स्कूटर एक सेकंड हैंड लिया था। तो मेरे दोस्त आके मेरे को बोलने लगे ये लाइक करती थी, तो दोस्तों ने बोल दिया तेरे को लाइक करती है। मैं कहा तूने उसकी गाड़ी देखी है, मेरा स्कूटर देखा है? मैं कहा जितने का मेरा स्कूटर है उतने का रोज पेट्रोल डलवाती है वो। सोच, मैं कहा जिसका बाप 20 लाख की गाड़ी में पढ़ने के लिए भेज रहा है, वो पीटने आएंगे तो कितनी गाड़ियों में आएंगे वो। गिन्नी मुझे लाइक करती थी, मुझे आइडिया था, लड़के होते तो हरामी अंदर से, पता तो चल ही जाता है। लेकिन क्या बॉयज स्कूल में पढ़े रहने के चक्कर में ना थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था। एक बार ये मेरे लिए खाना ले आई, और मैंने इसके पीछे का प्यार नहीं देखा, मुझे लगा इसने शायद कहीं मेरा स्कूटर देख लिया है कि इतना गरीब इसके लिए खाना ले जाता। मैंने इसको, मैं बोला भी, मैं कहा गिनी देख खाने का तो हो जाता है, खाली पेट्रोल ही महंगा पड़ता है। और ये मुझे ये मेरी फेवरेट थी सब एक्टर्स में से, क्योंकि हम लोग थिएटर साथ में करते थे, तो मैं इसकी ड्यूटी लगा रहा था बहुत सारी चीजों में। ये मुझे फोन करके बताती थी आज ये हुआ ये हुआ, आज हमने इतनी रिहर्सल्स की। एक दिन इसने मुझे फोन किया, मैंने ऑफिसर चॉइस पी रखी थी, हाई थॉट। मैंने उठाते ही फोन पूछा डू यू लव मी? ये काम की कहती व्हाट, ये आदमी में हिम्मत कैसे आ गई? मैं शुक्र करता हूं भगवान का उस दिन मैंने ताड़ी नहीं पी रखी थी, सीरियसली। अगर ताड़ी पी होती शायद मेरा क्वेश्चन ही बदल जाता, गिन्नी तेरे पापा को ड्राइवर चाहिए? ओ, मैं गिन्नी से एक बात, मैंने कभी, गिन्नी मेरे शो पे कभी वैसे तो नहीं आई। गिन्नी आप बहुत अच्छे घर से हो, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे घर से हो जी। एक स्कूटर वाले लड़के से क्या सोच के प्यार किया था तुमने? कुछ नहीं, मैंने सोचा कि पैसे वाले से तो सभी प्यार करते हैं, इस गरीब का भला ही कर दूं। ये काम करने के लिए नेटफ्लिक्स ने मुझे बुलाया। मैं सीरियसली पूछना चाहता हूं, मतलब जैसे मेरे मेरे हर सपने को अचीव करने में बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन तुम्हारे भी तो कुछ सपने होंगे। अब शादी हो गई है, छोड़ो। नहीं, शादी के बाद आदमी सपने नहीं देखता। आदमी सपने तो तब देखता है ना जब सोता है। तुमने मुझे सोने दिया? माइक ले लो प्लीज, कल को पता चले नेटफ्लिक्स वाले मुझे निकाल के इसको साइन कर रहे हैं।
हम लोग बड़ा डर डर के डेटिंग करते थे, साल में मेरे ख्याल से 4 बार मुलाकात करनी, वो भी मुश्किल से। ये मुंबई में आके मुझे पता चला कि आप ओपनली डेट कर सकते हैं, इट्स नॉट ए क्राइम। हाँ सीरियसली, हम लोग छोटे शहरों में क्या डेटिंग, कौन सी जगह पे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नूडल की दुकान पे बैठ जाते थे, और यही डर लगा रहता था कि नूडल पहले आएंगे कि पुलिस। नूडल की प्लेट होती थी 40 रुपए की, पुलिस आ गई तो 140 की। तो हमारा इश्क कैसा होता है कि एक कोल्ड ड्रिंक में अगर 2 स्ट्रॉ डाल के हम दोनों ने पी लिया ना, तो इट्स इक्वल टू फ्रेंच किस, हम गरीब लोगों के लिए। अच्छा, थिएटर तो हम कर ही रहे थे, साथ साथ मुझे सिंगिंग का बड़ा शौक था। तो मैंने एक पंजाब के बहुत पॉपुलर सिंगर हैं अमरिंदर गिल, मैंने उनको एज ए बैकअप सिंगर ज्वाइन कर लिया। अच्छा, बैकअप सिंगर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मेन सिंगर अगर नहीं चला तो बैकअप सिंगर इज देयर। नो, मैं आपको बताता हूँ बैकअप सिंगर का काम क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाना चल रहा है, ओए एवें हंस के न लंघिया करनी, सानू इश्क हो गया, आए हाय सानू इश्क हो गया, ओए होए। तो ये आए हाय और ओए होए जो था, ये मेरा है। एवें हंस के न लंघिया करनी, सानू इश्क हो गया, मर गए, तो ये मर गए जो है मेरा है। ये था मेरा काम। पंजाब में शादियां होती हैं गांव में मॉर्निंग में, शुक्रिया। तो उन सिंगर को किसी ने बुक किया, तो मेरा पहला ही शो था, तो लेकिन वो किसी कारणवश वहां पे जा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप मना करके आओ। मैं साथ में दिनेश को ले गया, ये हमने मना करने के लिए रखा हुआ है। तो हम दोनों मना करने चले गए। अच्छा, पंजाब में जो शादियां होती हैं वहां पे एक मशहूर सिंगर का गाना एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, कई लोग तो कार्ड पे भी छपवा देते हैं। मैं और दिनेश गए वहां पे, जाके मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, हम वो सिंगर की तरफ से आए हैं। तो बड़ी इज्जत की उन्होंने, आइए ये बैठिए, शादी वाला माहौल था, दारू वारू पी रहे थे वो। तो मैं जाके मैं कहा जी सर, हम थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, कल वो हमारे जो सिंगर है वो नहीं आ पाएंगे। कहता अच्छा अच्छा बेटा, कहता दरवाजा बंद करोगे आप 2 मिनट। दरवाजा भी उन्होंने हमसे ही बंद करवाया, छिटकनी बंद करके बिठा लिया, इज्जत भी पूरी दे रहे हैं, रख लिया हमें। कहते बेटे ऐसा है, वो आएगा तो तुम जाओगे। अच्छा, किडनैप भी हो गए, इज्जत भी पूरी मिल रही है। हमें बोलते ड्रिंक ले लो, मैंने 1 ड्रिंक लिया, 2 लिए, 3 लिए। आपको पता है 6 पी के अगर मैं प्रधानमंत्री के साथ बहस कर सकता हूं, तो 3 लेके मैं सरपंच के साथ तो लड़ ही सकता हूं। तो मैं भी हो गया, मैं कहा अंकल ऐसा हो नहीं सकता, आप रोक थोड़ी सकते हैं हमें। कहता बेटा करने को तो मैं तुम्हें गोली भी मार सकता हूं। तो मैंने कहा फिर कहां सोना है बताओ। हमें इतनी बेइज्जती फील हुई, मेरा मोराल गिर गया सारा। बड़ी देर बाद सिंगर आया जो अगले दिन शादी पे, फाइनली हमारी किडनैपिंग खत्म हुई। उसके बाद फैमिली ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। अच्छा, हमारी शादी में एक ये नहीं पता चलता कि कोई एक्साइटमेंट में गोली चला रहा है कि सिंगर लेट आया गुस्से में चला रहा है। वो सारे गोलियां चला रहे, धीरे धीरे गोलियां चलाते चलाते वो लोग स्टेज पे और हम लोग स्टेज के नीचे, और मैं ऐसा स्पीकर था बड़ा सा, उसके पीछे छुप गया। ये आज 20 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कि स्पीकर के अंदर खास कुछ होता नहीं है, गोली चलती तो मैं मरता ही। वो सारे गोलियां चलाने वाले स्टेज पे, हम स्टेज के नीचे, और वहीं पे खड़े खड़े आए हाय सानू इश्क हो गया, मर गए। और वो मर गए पहली बार मेरे दिल से निकला। और हर इश्क में होता ना, आदमी बोलता है कि मैं ये लाइफ में कुछ करूंगा, ये वो। मुझे ये था कि यार मुझे प्यार करती है गिन्नी, अब ये मेरे स्कूटर के हिसाब से तो कभी शादी होगी नहीं, तो मुझे भी लाइफ में कुछ करना है। ठीक है, गुजारा चल रहा है। पापा 2 जिम्मेदारियां तो दे के गए थे, तीसरी जिम्मेदारी मेरे दिमाग में थी। हालांकि मुझे ये लगता है मेरे फादर जिम्मेदारी बोल के गए, दे के नहीं गए वो। उसके बाद उन्होंने सारी काम खुद ही करवाए हैं। कई बार होता ना कि मुझे ऐसा फील होता है कि वो कहीं ना कहीं फिजिकली शायद हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन एक गार्डियन एंजल बन के आपको राह दिखाते हैं। उन्होंने शायद मुझे राह दिखाई, वो राह फिर मुंबई तक आया। 2007 की बात है जब मैं पहली बार एक टीवी शो के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। तो जब हम पहली बार आए बॉम्बे, किंगफिशर की फ्लाइट हमें मिली, एकदम चिल्ड फ्लाइट। बियर बनाने वालों की है तो चिल्ड ही होगी ना। मुझे लगा उनके कैबिन में से भी वहां से बियर निकलेगी, मतलब। अच्छा, वो अंधेरी उतरी, अंधेरी में हमें उन्होंने एक अपार्टमेंट में ठहराया, सर्विस अपार्टमेंट होते थे। अच्छा, तब मुझे पहली बार पता चला कि जब हम पहली बार बॉम्बे आए थे, हम बॉम्बे आए नहीं थे, हम मीरा रोड रह के चले गए। और मीरा रोड उस समय खुद बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा था। तो ये लाफ्टर चैलेंज वालों ने हमें 2 बेडरूम फ्लैट दिया था। तो एक रूम में 2 लड़के, एक रूम में 2 लड़के, हॉल खाली। अब हमें आदत नहीं है खाली जगह देखने की, क्योंकि जब हम पहली बार आए थे हम 8-8 लड़के एक साथ इतना टाइट सोते थे कि हमें सपने भी सेम आते थे, इतना टाइट। लोग कहते हैं ना भूत आके चढ़ जाते हैं, भूत प्रेत। मुझे लगता है भूत आए भी होंगे ना तो देख के चले गए होंगे कि ये तो एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं, इन पे क्या चढ़े हम। तो मतलब ये हाल था।
अच्छा, वो जो उनकी क्रिएटिव टीम थी जो शो बनाते हैं, वो लोग हमें रोज बॉम्बे टाइम्स की कॉपी दे, बॉम्बे टाइम्स रीड दिस, मेक सम जोक्स ऑन करंट अफेयर्स। मैंने कहा ये अगर पढ़नी आती तो हम इधर कॉमेडी करने आते। बॉम्बे टाइम्स पढ़ेगा कौन? कहता गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व पीपल, ये नीचे देखो स्विमिंग पूल है, वो डायरेक्टर हमें बोले। तो मैंने कहा वो आप स्विमिंग करो जाके, आप दिमाग खुलेगा। तो मैंने कहा वहां पे तो ऑलरेडी लड़कियां कर रही हैं। तो बोलता देन व्हाट, आप जाओ आप भी स्विमिंग करो। अच्छा, हम तो लड़कियां जिस स्कूल में थी हम कभी वहां नहीं गए, लड़कियां पूल में, तो हम कैसे जाए, हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं। हिम्मत करके मैं चला गया स्विमिंग पूल। अच्छा, जब स्विमिंग पूल के अंदर घुसे तब हमें नया कॉन्सेप्ट पता चला, स्विमिंग कॉस्ट्यूम। वो कहते डू यू हैव स्विमिंग कॉस्ट्यूम? मैं कहा वो क्या? हम तो तालाबों में नहाए हैं वहां पे, है ना, भैंसों के साथ। ना कभी हमने भैंसों को रोका, ना कभी भैंसों ने हमें रोका, है ना। कोई ना उन्होंने कभी कॉस्ट्यूम पहना, ना कभी हमने। उल्टा तालाब में स्विमिंग कर करके हम भैंसों का दूध भी निकाल के ले आते थे। मतलब बड़ा इंटीमेट रिलेशनशिप होता है हमारा। खैर, ये सब जो भी हुआ उस समय, तो लाफ्टर चैलेंज का मैं विनर बन गया। मुझे पहली बार लाइफ में, वो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट था, मुझे 10 लाख रुपए की प्राइज मनी मिली। वो 10 लाख रुपया, ये देखो, मुझे खुद को लगा, कभी कभी हम अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। मुझे लगा इससे बड़ा मैं कुछ नहीं अचीव कर सकता। मैंने ये चेक को लेमिनेट करा के अपने घर पे लगवा लिया अमृतसर में, 10 लाख रुपए का। लेकिन जब ये कैश हुआ ना बैंक में, तो आया 6,90,000, 3,10,000 कट गया। मैं बढ़ गया स्टार टीवी वालों पे। मैंने कहा बाकी के पैसे कहां हैं? कहता वो टीडीएस कट गया। मैंने कहा किससे पूछ के काटा? बोलते ये पूछते नहीं, ये बस कटता है। मैंने कहा क्यों कटा? मैंने तो स्विमिंग भी नहीं की। फिर भी तो खैर, धीरे धीरे लाइफ पटरी पे आने लगी। उसके बाद धीरे धीरे फिर आपको शोज मिलने लगते हैं, आप बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना शुरू हो जाता है। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलर हैं हरभजन सिंह, उन्होंने मुझे एक बार फोन किया, बोलते पाजी आप मुंबई इंडियंस के लिए परफॉर्म करेंगे? मुंबई इंडियंस अपनी क्रिकेट टीम के लिए। मैं बड़ा हैरान, मैं क्या वाओ। अच्छा, मैं जब गया सिर्फ 15 लोग थे, छोटे से वेन्यू में। सचिन तेंदुलकर, सनत जयसूर्या, नीता अंबानी, देश की सबसे बड़ी बीवी, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बीवी। तो बड़े बड़े लोग, सचिन तेंदुलकर, नीता अंबानी, और उनके सामने वो आदमी जिसका अभी अभी टीडीएस कटा है। अच्छा, मेरे चुटकुले भी सारे गरीबों वाले, हम अमृतसर में पूरियां ऐसे खाते हैं, छोले ऐसे खाते हैं, ये वो। और नीता अंबानी मेरी तरफ देख के सोच रही है किस कंट्री से आया ये, व्हाट इज गरीब। मैं उनको बोलूं मेरे पिता पुलिस में थे, वो सोच रही हैं कि पुलिस में तो शौक से हो गए, बिजनेस तो होगा कोई। अमीरों का अलग ही, मैं जोक अपने फेंक रहा हूं, कोई नहीं चल रहा। मैं कहा अमीरों का अलग ही होता है ना, जैसे कि वो लोग क्या पत्थर यहां पे पहनते हैं उंगलियों में, हमारे निकलते किडनी में से। आप हंस रहे हो, वो नहीं हंसी। आप इतने अमीर नहीं होंगे ना। अच्छा, मेरा एक चुटकुला नहीं वहां पे चला, और भज्जी अलग से टेंशन में हरभजन सिंह कि इस आर्टिस्ट को मैंने बुलाया, कहीं नीता अंबानी मेरे पैसे ना काट ले। अच्छा, जब आदमी फ्लॉप हो जाता है ना, उसका दिल नहीं करता एक सेकंड के लिए रुकने को भी कहीं।